गुड मॉर्निंग। मैं जगदम्बा स्कूल से नाज़ाम जगोर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया ठोस अवस्था। अब हम बात कर रहे हैं आज अध्याय 1 की ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। अपन बात कर रहे हैं ठोस अवस्था से पहले द्रव्य की, क्योंकि कोई भी चीज है वो पदार्थ या द्रव्य से बनी है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले द्रव्य की। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? अपन बात करें तो कोई भी वस्तु, चाहे संसार की कोई भी वस्तु हो जिसमें भार और वो स्थान घेरती है, तो उसको अपन द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी वस्तु होगी जिसमें अगर आप उसमें स्थान घेरने की क्षमता होगी और भार होगा या द्रव्यमान होगा, उसको अपन द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो अपन बात करें कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा स्थान घेरने की क्षमता होती है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य की अपन बात करें 3 अवस्थाएं होती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली हो जाएगी ठोस अवस्था, दूसरी हो जाएगी द्रव अवस्था और तीसरी हो जाएगी गैस अवस्था। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें अपन अपने नए ठोस अवस्था उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करेंगे। द्रव और गैस के बारे में अपन कम अध्ययन करेंगे, लेकिन इन तीनों की अपन तुलना करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसके गुणों की व्याख्या करते हैं। तो गुणों की व्याख्या करते हैं तो ठोस, द्रव और तीनों में अपन गुण बताते हैं। पहली बात करें गुण के अंदर आकार। अपन को बताए कोई भी ठोस हो, आप देखते हैं टेबल है, चाहे कुर्सी है, चाहे चौक है, पेन है, कोई भी वस्तु, उनका एक आकार होता है। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। और द्रव है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में अपन डालते हैं उसी के अनुसार ये हो जाते हैं। जैसे आपने जिस बर्तन में डाला, गिलास के अंदर डाला तो द्रव गिलास का आकार ग्रहण करेंगे, आपने लोटे के अंदर डाला तो उसका आकार ग्रहण करेंगे, या बाल्टी के अंदर डाला तो उसका आकार ग्रहण करेंगे। तो ये हो जाएंगे अनिश्चित और कोष्ठ में अपन लिखेंगे बर्तन के अनुसार। ये हो जाएगा बर्तन के अनुसार, जिसके अंदर आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। इसी प्रकार से गैस है, गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ये हो जाएगा अनिश्चित, और जिसमें ये भी बर्तन के आकार के रूप में के अनुसार अपना आकार बदल देगी। तीर अपन ले रहे हैं दूसरा आकार के बाद में अपन लेते हैं आयतन। आयतन के अंदर बात करें, आयतन जो ठोस है, ठोस को आपको देखते हैं कई भी उनका आयतन एक निश्चित होता है। आयतन निश्चित, इनका आयतन निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित, लेकिन जो अपन ले रहे हैं बर्तन के अनुसार इनके आकार में परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार ये हो जाएंगे। तो इनका भी आयतन निश्चित और इनका हो जाएगा
कम होते हैं। जैसे अंतरा आणविक दूरी 30 रहते हैं, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी। तो अपन एक चित्र के अंदर देखें, जो ठोस है, ठोस में कण होते हैं, ठोस है, द्रव है, उसमें सभी ठोस, द्रव, गैस है, वो सभी एक निश्चित कण से बने हैं, उनको क्या कहते हैं, अवयवी कण। ये कण है इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ये इस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं। तो अपन ध्यान दें, तो इसमें अपन ध्यान दें तो यहाँ पे अंतरा आणविक दूरी है वो बहुत कम है। इसी प्रकार से द्रव में अपन बात करें तो द्रव के अंदर अंतरा आणविक दूरी है, इसमें अवयवी कण है, एक तो यहां हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएंगे। तो यहां पे दूरी है थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसमें अंतरा आणविक दूरी कम, यानी कि अंतरा आणविक दूरी सबसे कम होती है। इसमें अपन बात करें इसके बाद में ये हो जाएगी सबसे कम। इसके बाद में अंतरा आणविक दूरी है ठोस से ज्यादा, परंतु गैस से कम, गैस से कम। कैसे, क्या अपन ध्यान दें तो इसमें ये तो हो जाएगा ठोस के लिए, ये द्रव के लिए, और गैस के लिए अपन बनाए चित्र। तो गैस के लिए चित्र बनाएंगे तो इसमें अंतरा आणविक दूरी है, एक अवयवी कण यहां हो जाएगा, एक अवयवी कण यहां आ जाएगा। तो ये अंतरा आणविक दूरियां हैं, इसमें अंतरा आणविक दूरी और इसमें अंतरा आणविक दूरी, ये दूरी है इसमें सबसे कम है। इसके बाद में इसमें ठोस से थोड़ी ज्यादा है और गैस से थोड़ी कम है, और गैस में अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक होती है, ये हो जाएगी सबसे अधिक। तो अंतरा आणविक दूरी इसमें बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अपन ले अंतरा आकर्षण बल या आकर्षण बल, इसमें अंतरा आकर्षण बल है वो क्या होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसके कारण इसमें दूरियां भी क्या होती हैं, कम होती हैं। आकर्षण बल इसमें हो जाएगा अधिक। आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होते हैं, कोई भी अवयवी कण है वो बहुत ही नजदीक रहते हैं, और द्रव के अंदर ये अंतरा आणविक दूरी है अधिक होती है। क्यों, क्योंकि उसमें आकर्षण बल कम होता है, इसमें आकर्षण बल है, आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, वो गैस से थोड़ा अधिक है। इसमें आकर्षण बल कम होता है लेकिन गैस से थोड़ा अधिक है, और इसमें आकर्षण बल है सबसे कम होता है, आकर्षण बल सबसे कम। इसके कारण आकर्षण बल सबसे कम होने के कारण सबसे कम होता है, इसके कारण इनमें अंतरा आणविक दूरी भी अधिक होती है। जैसे जैसे आप देखते हैं तो ठोस के अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है तो दूरी कम, इसमें अंतरा आकर्षण बल थोड़ा कम होता है तो दूरी अधिक, और इसमें अंतरा आकर्षण बल सबसे कम होता है तो दूरी सबसे अधिक, ये हो जाएगा। अब बात करें अपन, ये तो हो जाएंगे। अब एक और पॉइंट लेके अपन जो ठोस है, ठोसों का घनत्व है, घनत्व है सबसे अधिक होता है, घनत्व सबसे अधिक, ये हो जाएगा घनत्व सबसे अधिक। और इसके अंदर घनत्व है ठोस से कम होता है, ठोस से कम, और इसमें घनत्व सबसे कम होता है, इसका घनत्व सबसे कम। इसी कारण अगर इसका घनत्व सबसे कम होता है, इसी कारण अपन वायु के अंदर हाथ को इधर उधर आसानी से ले जा सकते हैं। अगर इसी के अंदर अपन देखें टेबल के बाद में, तो टेबल के अंदर घनत्व अधिक होने के कारण अपन टेबल पर मार नहीं सकते और इस पर हाथ नहीं फैला सकते, जबकि वायु के अंदर घनत्व सबसे कम होने के कारण अपन हाथ आसानी से
मिला जुला सकते हैं। अब इसके बाद में घनत्व की बात अपन बात करें तो इसके उदाहरण के अंदर बात करें तो इसके अंदर अपने चौक है, पेंसिल है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी ये उदाहरण आ जाएंगे। धातु है, चाहे सिल्वर है, आयरन है, ये सभी धातु होकर आ जाएगी। और इसमें हमने जो जल है ये उदाहरण के अंदर आ जाएगा, और द्रव अमोनिया है ये भी आ जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसी प्रकार से ओजोन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जो भी गैस है वो इस गैस के अंदर आ जाएगी। ये तो था अपने द्रव्य के 3 जो भाग है उनके बारे में। लेकिन जो अपना चैप्टर है वो है मेनली ठोस अवस्था पर। तो ठोस अवस्था के अंदर आपने बात की तो सबसे पहली बात की थी ठोसों का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित हो जाए। दूसरी बात हमने बात की थी जो ठोस है उनमें अंतराण्विक दूरी कम होती है और वे प्रबल होते हैं। तीसरी बात के अंदर ये दृढ़ होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। और अपन बात करें तो इनके घनत्व हैं वो भी सबसे अधिक होते हैं। और उदाहरण के अंदर चौक, पेंसिल, जो भी अपनी धातु वगैरह है ये सभी इसके अंदर उदाहरण में आ जाएंगे। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। तो अपन बात करते हैं ठोस अवस्था की। ये तो अपने द्रव्य की 3 अवस्था के बारे में जाना और उनके अंतर जाने, लेकिन अपना मेनली जो ठोस अवस्था है इसके बारे में अपन जानेंगे। ठोस अवस्था, सबसे पहले ठोस अवस्था की परिभाषा। ठोस अवस्था की परिभाषा में अपन कहें द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है तथा वे एक ज्यामिति से बने रहते हैं उन्हें अपन ठोस कहते हैं। और नॉर्मल परिभाषा में जिनका आकार, आयतन निश्चित होता है, द्रव्यमान होता है, उन्हें अपन ठोस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ठोस अवस्था के अंदर पर बात करें द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है तथा जिनका द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब बात करें अपन, ये तो थी ठोस अवस्था के बारे में। अब बात करें, ये पहले अपने द्रव्य की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों के प्रकार, अब अपन बात कर रहे हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। ठोसों के प्रकार, ठोसों के 2 प्रकार हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात करें अपन ले क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा के अंदर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर वे आ जाएंगे ठोस की वे ठोस जिसमें जो अणु, आयन या कण वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो पहले अपन परिभाषा ले रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस
निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में बात करें तो अपने कोई भी धातु है, धातु में कोई भी आ जाएगी, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सब प्रकार की धातु इसमें आ जाएगी। इसी प्रकार से NaCl है, KCl है, HF है, CO2 है। तो ये सभी एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने के कारण अपन इन्हें क्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें अपने क्रिस्टलीय ठोस के उल्टा है, यानी कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण, अणु, आयन या परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं उन्हें तो अपन क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होंगे तो उन्हें अपन अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो इसकी उल्टी परिभाषा हो जाएगी, जे वे ठोस जिनमें अवयवी कण से आप समझ गए होंगे, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के अंदर हम बात करें तो रबड़ है, प्लास्टिक, कांच, ये सभी उदाहरण हैं, वो हो जाएंगे अपने अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। तो अपन बात करें, ठोस दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ जिनमें अवयव कण इस ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं उन्हें अपन क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के अंदर आपके NaCl है, KCl है, और इसी प्रकार से CO2 है, HF2 है, धातु है, जो भी धातु के अंदर सोना, चांदी जो भी अपन लेते हैं वो सभी आ जाएगी, तो उन्हें अपन क्रिस्टलीय ठोस में प्रदर्शित करेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें अपन अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, जिसके अंदर उदाहरण के साथ अपन ले लेंगे रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सभी अपने उदाहरण आ जाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस में। अब बात करें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इधर अपन ले लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और इधर ले लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस।
ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। नंबर 2 अपन बात करें विदलन का गुण। विदलन का गुण, विदलन से मतलब है अपन किसी भी ठोस है उसको दो भागों में बांटते हैं। विदलन का मतलब होता है तोड़ना। अपन क्या करते हैं, किसी चाकू या धारदार से अगर ठोसों को काटते हैं तो उनमें काटते हैं तो क्रिस्टल ठोस में क्या होती है, एक चिकनी सतह, सपाट सतह उत्पन्न होती है। लेकिन जो अक्रिस्टल ठोस है उसके अंदर ये चिकनी सतह सपाट उत्पन्न नहीं होती है। तो धारदार से दो भाग करने पर चिकनी व सपाट सतह प्राप्त होती है। और इसमें अपन बात करें तो इसके अंदर खुरदरी सतह प्राप्त होती है। तो इसके अंदर तो अपन धारदार चाकू से काटेंगे तो खुरदरी और चिकनी सपाट प्राप्त होगी और इसके अंदर खुरदरी प्राप्त होगी। नंबर 3 ले अपन अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कण है, इसमें अपन को पता है क्रिस्टल ठोस में निश्चित ज्यामिति में होता है। तो निश्चित ज्यामिति में इसमें दीर्घ प्रवासी व्यवस्था होती है। दीर्घ प्रवासी व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था होती है दीर्घ प्रवासी व्यवस्था और इसमें होती है लघु प्रवासी व्यवस्था। लघु प्रवासी व्यवस्था। अब बात करें दीर्घ प्रवासी व्यवस्था क्या होती है और लघु प्रवासी व्यवस्था क्या होती है। दीर्घ प्रवासी व्यवस्था की तरफ बात करें तो कण है वो एक निश्चित ज्यामिति में होता है। तो आपको ध्यान दें एक कण है ए, वो बी से अटैच है, ए है वापस बी से अटैच है, बी है ए से अटैच है। तो इस प्रकार से एक लंबी संरचना चलती जाती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको तो अपन कहते हैं दीर्घ प्रवासी व्यवस्था। लेकिन जो लघु प्रवासी व्यवस्था है, लघु प्रवासी व्यवस्था को अपन बात करें ए, इसमें दो बी आगे और ए आगे, तो यहाँ पे व्यवस्था है वो छोटी हो गई। इसमें तो लगातार चल रही है, ए और बी की व्यवस्था तो लगातार चल रही है और इसमें ए और बी की व्यवस्था है वो यही होगी। इसके बाद में वापस ए बी ए बी और वापस डबल ए आ गया। तो यहाँ पे ये व्यवस्था है वापस कट हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन लघु प्रवासी व्यवस्था कहते हैं। और दीर्घ प्रवासी व्यवस्था में यह व्यवस्था है लंबे समय तक चलती है और इसमें छोटे समय तक चलती है। इसी कारण से अपन लघु प्रवासी व्यवस्था कहते हैं। अगला लेते हैं अपन शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र के अंदर अपन बात करें जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, क्रिस्टल ठोस में अपन तापमान के अनुसार इसको तापमान और समय के अनुसार बदलते हैं। तो एक साइड तो अपन लेते हैं ग्राफ लेते हैं एक्स वाई अक्ष और वाई अक्ष, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष की ओर अपन ले लेते हैं समय और इसको छोटे टी से प्रदर्शित करेंगे। वाई अक्ष की ओर लेते हैं तो इधर ले लेंगे तापमान और इसको बड़े या कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें तो देखो जैसे अपन बात करें अपन लेते हैं भाप लेते हैं। मान लो भाप है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी, 120 110 और 100 पर आएगी। तो मान लो ये भाप है यहां से ठंडी हुई तो ये यहां आके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडी हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये भाप के कण है पूरे के पूरे जब तक जल में नहीं परिवर्तित हो जाते तब तक ये क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ये यहां पर क्या हो जाएंगे, एक तरह से स्थिर हो जाएंगे। यानी कि इसके कण है जब तक पूरे इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो एक तरह से यहाँ पे स्थिर हो जाएंगे। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी पूरी भाप है वो इसमें जल के अंदर प्रयुक्त होगी। इसके बाद और टेम्परेचर घटेगा समय के अनुसार, तो टेम्परेचर घटेगा वो धीरे धीरे और घटेगा इस तरह। अब घटेगा
तो वो धीरे 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 70, 80 और लास्ट में आते 10 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा। तो यहाँ पे घटते घटते यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो ये जैसे ये पूरे जल के कारण वो इसमें बर्फ के अंदर परिवर्तित होंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक तरह